लोग शुरू करते हैं अपने जो कोशिका का आगे का पार्ट है। कोशिका के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स में हम केंद्रक को जानेंगे। केंद्रक के बाद हम जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृथ्वी जलिका को जानेंगे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को जानेंगे, गोल्गी बॉडीज को जानेंगे, क्लोरोप्लास्ट इत्यादि को हम और जो आपके कोशिका झिल्ली होते हैं इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो कोशिका का सबसे बाह्य आवरण है उसको हम क्या कहते हैं? सेल उसका हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या हम इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति में ही निहित होते हैं, अर्थात सेल वॉल में ही निहित होते हैं। जबकि जंतु कोशिका में क्या पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति, सेल वॉल नहीं पाए जाते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। तो कहता है कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट कंट्रोल्स मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। कोशिका में मान लीजिए केंद्रक में कोई भी हार्मोन, एंजाइम इत्यादि बने, तो जो कोशिका का केंद्रक में हार्मोन, एंजाइम इत्यादि जो बनते हैं उनको दूसरे कोशिका में जाके क्या करना है? काम करना है। काम कैसे करेंगे? तो वो अपने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएंगे। तो ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं कि कितना, कौन सा चीज कोशिका से बाहर दूसरी कोशिका में जाएगा और दूसरी कोशिका से कौन सा चीज पहली कोशिका में आएगा। तो जो आना और जाना है कोशिका में बने पदार्थों का, उसको नियंत्रण कौन करता है? तो सेल मेम्ब्रेन करता है, अर्थात कोशिका झिल्ली कहती है। तो ये किस तरह से नियंत्रण करते हैं? क्योंकि ये होते हैं सेमी परमिएबल। ये होते हैं सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का अर्थात है अर्धपरागम्य। अर्धपरागम्य क्या होता है? तो वो जो कोशिका के लिए जरूरी चीजें हैं केवल उसी को आने देंगे, बाकी जो कोशिका के लिए जरूरी नहीं है उसको आने नहीं देंगे। उसी तरह जो जरूरी चीजें हैं उनको ही जाने देंगे कोशिका से दूसरी कोशिका में, और जो जरूरी चीज नहीं है उनको जाने नहीं देंगे। इसी तरह से ये इन और आउट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। डबल लेयर लिपिड बाइलेयर होता है। अभी हम लोग इसके बाहर बाद का डायग्राम देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ सेलेक्टिव परमिएबल, ये बहुत सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। बाउंड्री बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट, कोशिका के बाहर जो वातावरण है और जो कोशिका के अंदर का वातावरण है, दोनों का बीच में क्या है? एक तरह का ये बाउंड्री की तरह काम करता है। और सारी कोशिकाओं में, पादप कोशिका हो, जंतु कोशिका हो, जो भी कोशिका हो, सारे कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। लेकिन जो पादप कोशिका है वहां पर कोशिका झिल्ली क्या होते हैं? कोशिका भित्ति में ही निहित होते हैं, अलग से सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। देखिए लिपिड बाइलेयर कह रहा था, तो आप देख सकते हैं ये किस चीज से बने होते हैं? तो ये फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। और देखिए इसमें बीच बीच में आप देख सकते हैं फॉस्फो बाइलेयर, इसी को बोलते हैं बाइलेयर। अर्थात एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है, एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है, इसी को बोलते हैं बाइलेयर। अर्थात इनकी संरचना कैसी होती है? दोहरी संरचना होती है, इसमें डबल लेयर पाया जाता है। और लेयर क्या चीज का बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है, फॉस्फोरस और लिपिड्स का बना होता है। देखिए इसमें से एक को उठा के बताया है यहाँ पर, क्या होते हैं उसमें? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अब देखिए कोशिका झिल्ली के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, और इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा प्रोटीन फिलामेंट है, ये है रिसेप्टर प्रोटीन। तो मान लीजिए कोशिका में, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज बनी है, एंजाइम, हार्मोन इत्यादि जो बनते हैं, वो बनते हैं तो दूसरे जगह कैसे पहुंचेंगे? तो उनमें चैनल्स होते हैं। वो चैनल्स क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो चैनल है ये क्या है? प्रोटीन के बने होते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए ये हार्मोन है, इसको जाना है दूसरी कोशिका में काम करने, तो यहाँ आके ये बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद इसको फिर इसी चैनल के माध्यम से कोशिका के बाहरी वातावरण में पहुंचा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रिकॉग्निशन प्रोटीन, प्रोटीन यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया गया है और उसको बाहर भेज दिया गया है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो दोहरी संरचना होती है। किससे बना होता है उनका दोहरी संरचना? ऊपर बाहरी और अंतर संरचना कैसे बना होता है? फॉस्फोलिपिड होता है, अर्थात इसमें दो लेयर होता है, दो आवरण होता है, दोनों फॉस्फोलिपिड से बना होता है। अब देखिए इसका जो केंद्रक है, केंद्रक, ये देख सकते हैं केंद्रक में क्या है? जगह जगह गैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहां भी गैप है। केंद्रक भी क्या होता है? डबल लेयर संरचना होती है, दोहरी संरचनाएं होती हैं। केंद्रक भी हमारा दोहरी संरचना होती है।
इनमें भी बाह्य और अंतः लेयर, अंतः आवरण पाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं केंद्रक के अंदर एक देखिए धागे नुमा आकृति पाई जाती है। केंद्रक के अंदर धागे नुमा आकृति पाई जाती है और इसके अंदर भी एक छोटा सा इस तरह से पार्ट होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रोमाटिन। और जो क्रोमाटिन है, क्रोमाटिन में ही क्या होता है? डीएनए होता है। तो जो धागे नुमा संरचना केंद्रक के अंदर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं क्रोमाटिन। इसको बोलते हैं केंद्रिका। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। केंद्रिका में ही क्या पाए जाते हैं? आरएनए पाया जाता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? आरएनए पाए जाते हैं। क्रोमाटिन में डीएनए होता है और ये देख सकते हैं आप केंद्रक का बीच में क्या है? छिद्र है। इसको हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक छिद्र, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो केंद्रक की इस तरह से संरचना होती है कोशिका के अंदर में। केंद्रक को क्या बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ का संग्रहकर्ता। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए पाए जाते हैं। और डीएनए क्या होते हैं? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो इस तरह से डीएनए की संरचना होती है। क्रोमाटिन क्या होती है? धागे नुमा संरचना होती है जिसमें जो ही आगे चल के यही क्या बना देते हैं? गुणसूत्र बना देते हैं, क्रोमोजोम बना देते हैं, गुणसूत्र बना देते हैं। यही आगे चलकर कोशिका विभाजन के समय में क्रोमोजोम्स के रूप में नजर आते हैं, गुणसूत्र के रूप में नजर आते हैं। अब देखिए बोल रहा है डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज, जो कोशिका की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको निर्देशन देती है, निर्देश देती है। सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाहर में क्या है? अगर आप देखिएगा तो इसके बाहर में कोशिका द्रव्य है। इसके बाहर में क्या है? कोशिका द्रव्य है। तो कह रहा है कि ये क्या है? कोशिका द्रव्य है और ये हमारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका दोनों जो केंद्रक है दोनों को क्या है? साइटोप्लाज्म को कौन डिफरेंशिएट कर रहा है? तो साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो आपका केंद्रक के जो ये हो गया बाहरी झिल्ली, ये हो गया अंतः झिल्ली। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो कहता है कि सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो कोशिका द्रव्य है इससे ये अलग कैसे हो? इसको अलग कौन करता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली जो केंद्रक के हैं वही कोशिका द्रव्य से केंद्रक को अलग करते हैं। तो इसके बाहर जो है बाहरी और अंतः जो झिल्ली है इसके बाहर क्या है? हमारा कोशिका द्रव्य है। कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, देखिए लिखा हुआ है। इसमें क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाया जाता है। डीएनए किस रूप में पाए जाते हैं? क्रोमाटिन के रूप में डीएनए पाए जाते हैं। अब बोल रहा है न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कोशिका के जो केंद्रक हैं, केंद्रक के बाहर की जो झिल्ली है उसके बारे में बता रहा है। सराउंडेड न्यूक्लियस, केंद्रक को बाहर से क्या किए हुए हैं? आवरण दिए हुए हैं। मेड अप ऑफ टू लेयर, दो आवरण से बने हैं, अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली। ओपनिंग अलाउ मटेरियल टू इंटर एंड लीव न्यूक्लियस। अब बताया कि मान लीजिए ये डीएनए है तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ प्रोटीन बना है, अगर आरएनए बना है तो आरएनए को जाना होगा कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में जाके आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि राइबोसोम कहाँ होते हैं? कोशिका द्रव्य में होते हैं। तो अब यहाँ से आरएनए जो बनेगा हमारा डीएनए के द्वारा वो कहाँ जाएगा? इसी छिद्र के द्वारा, केंद्रक छिद्र के द्वारा कहाँ जाएगा? कोशिका द्रव्य में आ जाएगा और कोशिका द्रव्य में भी प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो कह रहा है कि ओपनिंग अलाउ मटेरियल टू इंटर एंड लीव न्यूक्लियस,
ये जो छिद्र देख रहे हैं केंद्रक छिद्र, ये क्या करते हैं, जो भी पदार्थ बनेगा उसको अंदर और बाहर जाने का परमिशन देते हैं। अब देखिए गुणसूत्र क्या होते हैं। तो क्रोमैटिन में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपको पता है क्रोमैटिन ही आगे चलकर गुणसूत्र बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो पाए जाते हैं कहाँ, केंद्रक में पाए जाते हैं। मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो गुणसूत्र किससे बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में इनके पास क्या होती है, जानकारी होती है। और कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन, और इनमें प्रोटीन बनाने के लिए भी क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं। हम लोग देखेंगे डीएनए से आरएनए आने से प्रोटीन कैसे बनते हैं। फिर देखिए न्यूक्लियस क्या है। इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका कहते हैं न्यूक्लियोलस। कहां पाए जाते हैं, देखिए केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और इसके बाहर आप देख सकते हैं ये धागेनुमा संरचना है, ठीक है। तो ये केंद्रिका क्या करते हैं, मेक्स राइबोसोम्स विच देन लीव द न्यूक्लियस। ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न अगर पूछता है कि राइबोसोम का निर्माण कौन करते हैं, तो कौन करते हैं, केंद्रिका करते हैं। केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करते हैं। और राइबोसोम बनने के बाद केंद्रिका से बाहर कहां आ जाता है, केंद्रक में आ जाता है। तो ये राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। राइबोसोम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने नुमा संरचना होती है, दाने नुमा आकृति होती है राइबोसोम्स की। और ये मुक्त रूप में भी पाए जाते हैं और अंतःप्रद्रवी जलिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़कर भी पाए जाते हैं। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जलिका होती है, दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ को बोलते हैं चिकना अंतःप्रद्रवी जलिका, उसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और जो दूसरा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात जो खुरदरा अंतःप्रद्रवी जलिका है, उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जुड़ के भी पाए जाते हैं और मुक्त रूप में भी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो यह आप देख सकते हैं, ये कोशिका द्रव्य है। ईच सेल कंटेन्स थाउजेंड्स, हजारों में इनकी संख्या होती है। एक कोशिका में हजारों राइबोसोम्स हो सकते हैं। और राइबोसोम्स की जो खोज है किसने किया था, पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम्स की खोज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनका क्या कार्य है, मेक प्रोटीन साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन का संश्लेषण का मुख्य स्थान है वो कहाँ है, राइबोसोम है। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, राइबोसोम्स में संपन्न होती है। फाउंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल। ये या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात खुरदरा अंतःप्रद्रवी जलिका के साथ जुड़ के पाए जाते हैं, या फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल अर्थात कोशिका में मुक्त रूप से भी तैरते हुए पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के ठीक बाहर में होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से नलिका नुमा संरचना होती है। और हमने आपको यह भी बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रफ और स्मूथ। तो रफ जो होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें राइबोसोम्स जुड़े होते हैं। इस तरह से राइबोसोम्स जुड़े होते हैं। और राइबोसोम्स जुड़े होने के कारण ही उनको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रोटीन संश्लेषण में। देखिए लिखा हुआ है, अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, नलिका नुमा संरचना होती हैं, सैक्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन्स एंड इनक्लोज्ड स्पेस। इनमें क्या होते हैं, इनमें भी झिल्ली युक्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर एक सेक्स को आप देखेंगे तो ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, अर्थात इनमें अंतः और बाह्य झिल्ली दोनों पाए जाते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। काम क्या है इनका, मूव्स मटेरियल अराउंड इनसाइड ऑफ द सेल। जो प्रोटीन इत्यादि बनते हैं उनको कोशिका के अंदर लाने का काम करते हैं। दो प्रकार के मैंने आपको बताया, स्मूथ लेग्स ऑफ राइबोसोम्स जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, और जो स्मूथ वाला होता है एसईआर बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जलिका, और शॉर्टकट में इसको हम लिखते हैं ईआर।
तो तो ER आप देख सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, SER और दूसरा होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ स्मूथ के बारे में डिस्कस कर रहा है। स्मूथ लेक्स राइबोसोम्स, अर्थात जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। तो इनका काम क्या है? इनका काम है लिपिड सिंथेसिस, जो भोजन की पाचन प्रक्रिया के पश्चात जो शरीर में ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज को हम स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। तो कभी कभी क्या होता है, अगर इंसुलिन की शरीर में कमी है या इंसुलिन प्रॉपर है तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो स्टार्च से ग्लाइकोजन बनाएगा। तो कभी कभी मसल्स में क्या होते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसका लिपिड के रूप में भी हम स्टोर करते हैं, तो वो होता है लिपिड सिंथेसिस। तो ग्लूकोज का लिपिड के रूप में जो संश्लेषण है उसको कराने में मदद करता है। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, यहाँ ड्रग से तात्पर्य मेडिसिन से है। तो जो दवा हम खाते हैं जो हमारे शरीर में अंदर जाता है तो उसको पचाने का काम, डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। दूसरा हो गया RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये डायग्राम जो दिया हुआ है वो रफ का दिया हुआ है। देखिए ये डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या चीज का है? ये डॉटेड स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ पार्ट है, अर्थात इसमें क्या जुड़े हुए हैं? राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं। ये जो डॉटेड पार्ट है वो क्या है? राइबोसोम्स है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पिक्चर में दिया हुआ है। राइबोसोम्स एम्बेडेड इन सरफेस, इनके जो सतह है उन पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन टू द गोल्गी बॉडी। तो जो इनमें प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन क्या होते हैं? मैच्योर प्रोटीन नहीं होते हैं, परिपक्व प्रोटीन नहीं होते हैं, उनकी परिपक्वता अनिवार्य है। तो जो प्रोटीन बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां? गोल्गी बॉडी में। और गोल्गी बॉडी को हम क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, कोशिका का डाकघर कहते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन वहां आया है प्रोटीन परिपक्व नहीं है, गोल्गी बॉडी में आके उसको क्या होना है? परिपक्व होना है। और परिपक्व होने के बाद फिर कोशिका में जहां जहां उसकी जरूरत होगी वहां वहां भेजा जाएगा। इसलिए गोल्गी बॉडी को हम क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडी आप देख सकते हैं, गोल्गी बॉडी का जो आविष्कारक थे, खोजकर्ता थे, उनका नाम था कैमेलो गोल्गी। कैमेलो गोल्गी। और अगर आप देखेंगे तो गोल्गी बॉडी की इस तरह की संरचना होती है, इस तरह से होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला वो बोलते हैं सिस्टर्न, उसके बाद बड़ा बड़ा इस तरह का डॉटेड होता है, इसको बोलते हैं वेसाइकल्स। और जो इस तरह के होते हैं उसको बोलते हैं वैक्यूल्स। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक बाहर क्या होता है? गोल्गी बॉडी होता है। तो लिखा हुआ गोल्गी बॉडी का कार्य प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट, अर्थात ये एक कारखाना है किस चीज का? प्रोटीन का पैकेजिंग के लिए। तो जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था वो प्रोटीन अपरिपक्व था, उसकी पैकेजिंग होनी है, फोल्डिंग होनी है। तो उसका जो पैकेजिंग और फोल्डिंग है वो कहां हो रहा है? गोल्गी बॉडी में हो रहा है। फिर देखिए इसका दूसरा कार्य क्या है? मॉडिफाइज प्रोटीन, प्रोटीन को मॉडिफिकेशन करना, परिपक्व बनाना। अटैच, कैसे परिपक्व बनेगा प्रोटीन? तो अटैच लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू द प्रोटीन। प्रोटीन में जब हम लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? मैच्योर प्रोटीन बन जाता है। और गोल्गी बॉडी में क्या होता है? प्रोटीन का मैच्योरेशन, परिपक्वता, प्रोटीन की परिपक्वता गोल्गी बॉडी में संपन्न होती है। और गोल्गी बॉडी को हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, कोशिका का डाकघर, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडी लाइसोसोम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गोल्गी बॉडी के कार्य में एक तो हो गया आपका प्रोटीन का मैच्योरेशन, प्रोटीन की परिपक्वता, दूसरा हो गया इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, और तीसरा जो लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है वो गोल्गी बॉडी से होती है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम अल्टमैन ने किया था। और अल्टमैन ने खोज किया और माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हैं, एक सिंपल डायग्राम दिखाया गया। देखिए सबसे पहले दिखाया गया ये कोशिका है हमारा, ये कोशिका में यहां जहां तहां माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब आप एक सिंपल डायग्राम देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं? दो झिल्ली पाई जाती हैं। देखिए लिखा हुआ है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन।
तो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें झिल्ली युक्त संरचना होती है, दो झिल्ली पाई जाती हैं, बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली पाई जाती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनके बीच में एक गैप पाया जाता है, इस गैप को बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस, अर्थात दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान। और जो इसका अंदर का पार्ट है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और जो आप देख सकते हैं जो अंतः झिल्ली जो है इनर मेम्ब्रेन, वो कुछ फोल्ड हो गया है, इस तरह करके फोल्डेड स्ट्रक्चर बन गया है। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा कहते हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्रिस्टा कहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इस क्रिस्टा में इस तरह कर का एक टेनिस रैकेट के नुमा संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज। अर्थात एटीपी का सिंथेसिस कहां होता है? एटीपी सिंथेज में होता है, क्रिस्टा में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली युक्त संरचना होती है, बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली पाए जाते हैं। अंतः और बाह्य झिल्ली के बीच में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है। उसका जो अंतः झिल्ली जो फोल्ड हो गया उसको हम क्रिस्टा कहते हैं। उसमें टेनिस रैकेट की तरह संरचना पाई जाती है जिसको एटीपी सिंथेज कहते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप देख रहे हैं ये क्या है? डीएनए है। डीएनए दो तरह से पाया जाता है, एक तो केंद्रक में पाए जाते हैं क्रोमैटिन में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए। दूसरा डीएनए पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो जो केंद्रक वाला डीएनए होता है न्यूक्लियर डीएनए, उसका जो इनहेरिट है वो मदर फादर दोनों से संतान में होता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसका जो इनहेरिटेंस है, उसकी जो अनुवांशिकता है वो केवल मदर से होता है, माता से होता है, इसलिए हम इसको मदर लाइन इनहेरिटेंस कहते हैं। देखिए तो क्या होता है, मान लीजिए मदर है, मदर से जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ट्रांसफर होगा वो डॉटर में भी होगा, बेटी में भी होगा और पुत्र में भी होगा, सन में भी होगा। सन फिर इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को आगे नहीं ले आ सकते हैं, फिर यही डीएनए जो डॉटर है, डॉटर से फिर जाएगा सन में, और फिर इस डॉटर से जाएगा फिर सन में, डॉटर में, फिर सन नहीं ले जाएंगे आगे, फिर इस डॉटर से ही जाएगा सन में और फिर जाएगा डॉटर में। तो आप देख सकते हैं कि जो मदर होती हैं, केवल मदर ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को इनहेरिट करती हैं, अर्थात इनकी जो आनुवंशिकता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पहुंचता है वो केवल और केवल मदर से पहुंचता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मदर लाइन इनहेरिटेंस। इसको हम क्या कहते हैं? मदर लाइन इनहेरिटेंस। मातृत्व रेखा अनुवांशिकता। मातृत्व रेखा अनुवांशिकता। तो ये जो डीएनए होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इनका जो संचरण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल माता के द्वारा ही संपन्न होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मदर लाइन इनहेरिटेंस, मातृत्व रेखा अनुवांशिकता। तो ये डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक संरचना है। अब देखिए इसका क्या क्या कार्य है। तो इसको हम क्या, ये क्या है? प्रोड्यूसेस एनर्जी, ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। प्रोड्यूसेस एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन के माध्यम से ये क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में करते हैं? एटीपी के रूप में करते हैं। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति केंद्र कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करते हैं एटीपी के रूप में। कौन सी प्रक्रिया? सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। तो हम जब श्वसन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे श्वसन तंत्र में कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर देखिए क्या लिख रहा है? कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एटीपी। तो श्वसन क्रिया को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? तो जो कार्बनिक पदार्थ है उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है, बल्कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, उसका 3 भाग है। पहला है ब्रीदिंग, सांस लेना और सांस छोड़ना। जो वायुमंडल ऑक्सीजन लेते हैं हमारे फेफड़ों के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचता है, और फिर ऊतक से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फेफड़े के माध्यम से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। यह श्वसन तंत्र का एक पार्ट है ब्रीदिंग। दूसरा क्या है?
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का, जो हमारा ऑक्सीजन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन किस तरह से फेफड़ों के माध्यम से हमारे उत्तक तक पहुंच रहा है और फिर उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हमारे शरीर से वायुमंडल में बाहर जा रहा है, ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और तीसरा पार्ट होता है उसका सेलुलर रेस्पिरेशन, जो पाचन क्रिया के पश्चात जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज क्या है, हमें ऊर्जा नहीं प्रदान कर सकती, उस ग्लूकोज को टूटना है। कैसे टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया का नाम है। मैक्सिमम जो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया वो कहां संपन्न होती है, वो संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एटीपी, ये ग्लूकोज को एटीपी, ऊर्जा युक्त जो संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर है क्रिस्टा। क्रिस्टा क्या है, इनर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं वहां क्रिस्टा क्या, इनर मेम्ब्रेन ही फोल्ड हो गया है, घुमावदार बन गई है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टा। उसके बाद है मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जो इनका जो स्पेस हो गया, जैसे कोशिका में कोशिका द्रव्य होते हैं उसी तरह इस पे भी स्पेस है, इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस। तो क्या होता है कोशिकीय श्वसन, इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो भोजन में हमारा क्या, भोजन की पाचन के पश्चात क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। आपको पता होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और आपको जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनता है केवल यही ऊर्जा दे सकता है, बाकी प्रोटीन और जो फैट होते हैं हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। प्रोटीन का शरीर के विकास में योगदान है और फैट का भी शरीर के विकास में योगदान है, इनका किसी भी तरीके से शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन पाचन के पश्चात जो ग्लूकोज बनेगा उसमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा डायरेक्टली नहीं देगा, ग्लूकोज को क्या होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह प्रक्रिया कहां संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। और कहां संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में। इसके बाद बन जाता है पायरुविक अम्ल। पायरुविक एसिड बन जाता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड होता है और पायरुविक अम्ल 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो ग्लूकोज टूटता है पायरुविक अम्ल में और यहां पर कितना एनर्जी दे देता है, 8 एटीपी को रिलीज कर देता है। 8 एटीपी आपको दे दिया। अब ये पायरुविक अम्ल चला जाता है कहां, पुनः क्रेब्स चक्र में जाएगा, क्योंकि यहां ग्लूकोज का आप देख सकते हैं पूरा विखंडन नहीं हुआ है, ग्लूकोज का पूरा विखंडन होना है। तो ये चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में। अब क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के दौरान भी ये कितना दे देता है, 6 एटीपी बना देता है। अब क्रेब्स साइकिल में क्या एंटर करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा। और ये प्रक्रिया कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी। और यहां पर कितना एटीपी बनता है, 24 एटीपी बनता है। तो आप देख सकते हैं जो कोशिकीय श्वसन है, ग्लूकोज की टूटने की प्रक्रिया मैक्सिमम कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां पर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और 24 एटीपी हमें दे देता है। और बदले में क्या बनता है, एक बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका शरीर से बाहर जाना बहुत जरूरी है। तो ब्रीदिंग प्रक्रिया के द्वारा ये CO2 हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो पहला बना 8 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में, और क्रेब्स साइकिल में बना 24 एटीपी, और फिर 6 एटीपी बना जब पायरुविक अम्ल से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो हम देख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर मैक्सिमम एनर्जी बन रहा है, कितना, 24। तो आप जोड़ दीजिए, 24 हो गया क्रेब्स चक्र का, 8 हो गया ग्लाइकोलाइसिस का, और 6 हो गया आपका एसिटाइल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट हो रहा है। तो 24, 8, 32 और 6 38, अर्थात ग्लूकोज का एक बार ब्रेकडाउन होगा तो कितनी एनर्जी बनेगी, 38 एटीपी बनती है। हम इसको डिटेल सेलुलर रेस्पिरेशन में देखने की कोशिश करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो सेलुलर रेस्पिरेशन में ऊर्जा बन रही है एटीपी के रूप में, वो कहां बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है।
तो देखिए ये एटीपी के बारे में बताया है, आप देख सकते हैं एटीपी के बारे में बताया है। बोल रहा है न्यूक्लियोटाइड्स। आपको पता है कि जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल का कंपोजिशन 3 होता है। पहला होता है कि वो राइबोज शुगर से बने होते हैं, दूसरा होता है उसमें नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, और तीसरा होता है फॉस्फेट। तो अगर नाइट्रोजन, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब हम कोशिका में केंद्रक को डील करेंगे, तो नाइट्रोजिनस बेस और प्लस शुगर दोनों को मिला दीजिएगा तो ये हो जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स, और न्यूक्लियोसाइड्स में जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तब ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में क्या कह रहा है, कैरी केमिकल एनर्जी फ्रॉम इजिली हाइड्रोलाइज्ड फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स। तो जो एटीपी होते हैं, देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यहां पर फॉस्फेट कितने जुड़े हुए हैं, 3। तो एडिनोसिन के साथ कितने फॉस्फेट जुड़ते हैं, 3। तो ये एडिनोसिन फॉस्फेट हमें ऊर्जा कैसे देती है, एटीपी। तो इसका जो बॉन्ड है वो टूटता है, और बॉन्ड टूटने के पश्चात क्या होती है, ऊर्जा बनती है। तो अगर आप देखेंगे तो जब हमें हमारे शरीर को मैक्सिमम ऊर्जा कम मिलती है, तो एटीपी से जब एक फॉस्फेट लॉस हो जाता है, अर्थात एटीपी से क्या बन जाएगा, एडीपी। तो एडीपी बन जाएगा, पीआई एक फॉस्फेट जुड़ेगा तब ये एटीपी बनता है। तो एटीपी तो आपकी ऊर्जा संरक्षण हो गया, लेकिन शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा कब देगा, जब ये एटीपी ब्रेक होगा, किसमें, एडीपी और पीआई में। तो उसी को यहां पर बताया गया कि एटीपी क्या होते हैं, टूटते हैं एडीपी और फॉस्फेट में, और इसमें क्या होते हैं, ऊर्जा रिलीज होता है, वही ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। तो एटीपी का मैक्सिमम सिंथेसिस कहां होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। कितने होते हैं, 24। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। देखिए लिखा है कंबाइन टू फॉर्म कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए हमने देखा अभी कि हम पायरुविक एसिड से कोएंजाइम ए बन रहा था, एसिटल कोएंजाइम ए, यूज्ड एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, साइक्लिक एएमपी। इसकी रोल हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग भी कहते हैं, अर्थात हिंदी में अगर आप जाने तो इसको हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। देखिए इसका जो खोज करता थे वो कौन थे, डी डुबे। तो लाइसोसोम की खोज किसने किया, डी डुबे ने किया। और लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब देखिए क्या है लाइसोसोम्स, क्या है देख सकते हैं आप, इस तरह का लाइसोसोम दिया गया है। अगर सिंपल डायग्राम में आप जाने तो अभी हमने पढ़ा था कि जो गोल्गी बॉडीज होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। तो ये आपका गोल्गी बॉडीज है। तो ये आपका गोल्गी बॉडी है और ये बन गया लाइसोसोम। तो आप देख सकते हैं कि जो गोल्गी बॉडी है वो फ्यूज हो रहा है, और फ्यूज होने के पश्चात क्या बना दे रहा है, लाइसोसोम बना दे रहा है। तो लाइसोसोम की उत्पत्ति कहां से होती है, गोल्गी बॉडी से होती है। तो बोलता है इट हैज डाइजेस्टिव सैक्स फॉर प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का जो पाचन होता है वो कौन कराता है, हमारा लाइसोसोम कराता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल। आपको पता है कि कोशिका में अपने आप एक जीवन अवधि होती है, और कोशिका में पाए जाने वाले सारे अंग की भी, अंगक को भी अपनी क्या होती है, जीवन अवधि होती है। एक निश्चित जीवन अवधि के बाद वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जिनका शरीर से बाहर जाना जरूरी है। तो जो निष्क्रिय कोशिकांग है उनको शरीर से बाहर ले जाने का काम कौन करता है, हमारा लाइसोसोम करता है, क्योंकि लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइसोजाइम्स। तो इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम कहते हैं हम। और लाइसोजाइम में क्या होते हैं, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं, एसिड हाइड्रोलेज। और ये हाइड्रोलेज क्या करते हैं, जो कोशिका है उनको पचाने का काम करते हैं। तो जो निष्क्रिय कोशिका शरीर में हो गए उनको पचाने का काम कौन करते हैं, लाइसोसोम करते हैं, क्योंकि इनमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जिसमें एसिड हाइड्रोलेज पाया जाता है। कोशिका जो निष्क्रिय हो गई उसको पचा के कोशिका से बाहर करने का काम क्या है,
लाइसोसोम का है। अब प्रश्न उठता है कि इसको हम आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, ये एंजाइम्स पाए जाते हैं एसिड हाइड्रोलेजेज, जो अपनी कोशिका को पचाते हैं, नष्ट करते हैं। कभी कभी लाइसोसोम से उसके एंजाइम लीक होकर कोशिका के में अंदर आ जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचाने लगते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लिखा हुआ है लास्ट में, सेल ब्रेक्स डाउन इफ लाइसोसोम एक्सप्लोड्स। अगर लाइसोसोम से जो एंजाइम्स वो बाहर आ जाएं तो सेल को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करने लगते हैं, सेल को ही बचाने का काम करते हैं, सेल को ही नष्ट करने का काम शुरू कर देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन कुछ नहीं है, बस ये कोशिका का जो आकृति है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। तो आप देख सकते हैं नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, ये क्या होते हैं? प्रोटीन फाइबर के एक संरचना तंत्र होते हैं, सपोर्टिंग सेल शेप एंड एंकरिंग ऑर्गेनल्स, अर्थात जो कोशिका का शेप है, आकृति है, और इसमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं, ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, इनको आपस में जोड़कर रखने का काम कौन करता है? साइटोस्केलेटन करता है। साइटोस्केलेटन को हम माइक्रोफिलामेंट भी कहते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स, दो चीज से बने होते हैं। कौन कौन चीज से बने होते हैं? माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स में क्या क्या होता है? एक्टिन होता है, सेल मूवमेंट और सपोर्ट ऑफ सेल। माइक्रोफिलामेंट का काम है सेल को मूवमेंट कराना, कोशिका जो मूव करती है उसको कराना, और सपोर्ट ऑफ सेल, कोशिका को सपोर्ट करना। तो आप देख सकते हैं ये जो इसमें छड़ जैसी आकृति होती है, आप देख सकते हैं रॉड जैसी आकृति जो होती है, इस रॉड जैसी जो आकृति होती है इसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। देखिए छड़ जैसी आकृति है। उसके बाद जो इसको बना के रखा हुआ है, देखिए इस तरह का, ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं आप, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। और इसमें भी देखिए जहां तहां क्या है? राइबोसोम्स छितराया हुआ है, पड़ा हुआ है, राइबोसोम्स है। और इसमें भी क्या होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जलिकाएं पाई जाती हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली है, इधर आपका केंद्रक हो गया, उधर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ठीक नीचे में क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, छड़नुमा आकृति। उसके नीचे क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं? कोशिका को शेप बनाए रखने में हेल्प करते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? होलो ट्यूब्स होते हैं, खोखला ट्यूब होते हैं। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स, कोशिकांग का जो मूवमेंट है उसको निर्धारित करते हैं। फॉर्म्स सीलिया, फ्लैजेला एंड सेंट्रायोल्स। सीलिया और फ्लैजेला क्या करते हैं? सीलिया और फ्लैजेला मूवमेंट करने में, कोशिका को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो सीलिया, फ्लैजेला किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। और सेंट्रायोल भी किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। अब आप देख सकते हैं साइटोस्केलेटन किस तरह से कोशिका को बांधे है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब कुछ है। तो यहां से लगा हुआ है एक्टिन फिलामेंट और इधर से लगा हुआ है आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो ट्यूब है ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन दो ट्यूब्स के बीच में क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इनका मुख्य कार्य है कोशिका की शेप को बनाए रखना। अब देखिए सेंट्रायोल्स। सेंट्रायोल्स क्या होते हैं? अभी आपने पढ़ा यहां पर कि सेंट्रायोल्स की उत्पत्ति कहां से होती है? सेंट्रायोल को बनाता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखिए सेंट्रायोल क्या होते हैं? असेंबल माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपस में असेंबलिंग कराने में हेल्प करते हैं। कब? कोशिका विभाजन के दौरान। तो कोशिका विभाजन के दौरान जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को असेंबलिंग का काम करते हैं वो कौन करते हैं? सेंट्रायोल्स करता है। फिर है बैरल शेप पेयर्स। बैरल शेप में ये युग्मित होते हैं, देख सकते हैं आप। बैरल मतलब ट्यूब जो है, वायरिंग वाला जो ट्यूब है उसी तरह से है। फाउंड इन एनिमल सेल्स, यूज्ड ड्यूरिंग सेल रिप्रोडक्शन। कोशिका का जब कोशिका प्रजनन जब करती है तो ड्यूरिंग सेल रिप्रोडक्शन, कोशिका में जो प्रजनन होती है उस समय जो ये कहां पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। और एनिमल सेल्स में इनका यूज कहां पर है? प्रजनन के, कोशिका के प्रजनन के दौरान। अब देखिए यहां लिखा हुआ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, अर्थात एक बार में कितने होते हैं? 3 जुड़े होते हैं। हर जगह देखिए 3 मिलेगा आपको, यहां भी 3 मिलेगा, यहां भी 3 मिलेगा, यहां भी 3, यहां भी 3। तो एक साथ कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं? 3। अब है सेल वॉल। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सेल्स एंड फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो मोस्ट कॉमनली कहां पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और बैक्टीरियम पाए जाते हैं। इनका मुख्य काम क्या है? सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सेल्स, कोशिका को सपोर्ट देना और रक्षा करना। तो ये बने होते हैं किस चीज से? ये बने होते हैं सेल्यूलोज से बने होते हैं। और आपको पता है सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो सेल वॉल होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं और ये बने होते हैं किस चीज से? सेल्यूलोज से बने होते हैं। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ह्यूगो वॉन मोहल ने किया था क्लोरोप्लास्ट की खोज। और क्लोरोप्लास्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि कहां पाए जाते हैं? केवल और केवल फाउंड इन प्लांट सेल्स, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। कंटेन्स ग्रीन क्लोरोफिल, इनमें क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल को हम हिंदी में हरित लवक कहते हैं। पौधों का रंग जो हरा होता है किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा है? तो वर्णी लवक है, ग्रीन प्लास्टिड्स है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक टाइप का प्लास्टिड्स है, लवक है। और प्लास्टिड में फिर 3 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। और जो लाल और नारंगी रंग और पीला रंग आता है वो किसके कारण आता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है। और क्लोरोप्लास्ट के कारण कैसा रंग आता है? हरा रंग आता है। तो पौधों में हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट, वर्णक पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं हरित लवक या क्लोरोफिल। लोकेशन वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द सेल, कोशिका में। प्लांट को अब पता है कि पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? लीव्स में, पत्तियों में। क्योंकि पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट, और उसमें क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश को, जो हमारा सौर ऊर्जा है, उसका रूपांतरित करते हैं किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। अर्थात भोजन में ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज बनाएंगे भोजन में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के पश्चात क्या बनाता है? ग्लूकोज बनता है। तो इसका जो बेसिक इक्वेशन है वो होता है 6CO2 प्लस 6H2O, और ये बनाते हैं C6H12O6, ये बन गया ग्लूकोज। और बदले में प्लांट हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और ये एब्जॉर्ब क्या करते हैं? CO2। तो पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि पौधे CO2 जो हम उत्सर्जित करते हैं CO2 उसको एब्जॉर्ब करते हैं और जल के साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश में क्या बनाते हैं? अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। तो आइए देखिए क्लोरोप्लास्ट का एक सिंपल डायग्राम बनाने की हमने कोशिश की है। ये भी क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इनमें भी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। बाहर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, अंतः झिल्ली। इसमें भी राइबोसोम्स जहां तहां बिखरे हुए पाए जाते हैं, देख सकते हैं राइबोसोम्स हैं। उसके बाद चूंकि पौधे ग्लूकोज जो बनाते हैं उनका संरक्षण करते हैं, और जो रिजर्व फूड हमारे में होता है वो होता है ग्लाइकोजन, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है? स्टार्च। तो स्टार्च का जो सिंथेसिस है वो कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड ही उसको स्टोर करके रखता है। तो आप यहाँ पर पीला जो येलो कलर का है आप उसको देख सकते हैं, इसमें स्टार्च ग्रेन्स भी हैं। इसमें डीएनए भी पाए जाते हैं, और डीएनए क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आपको पता है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, और हमारे केंद्रक में जो क्रोमाटिन धागानुमा संरचना होती है उसमें भी डीएनए पाया जाता है। अब देखिए जो इसमें एक सिंगल जो सिक्के की तरह आकृति है, आप देख सकते हैं जो सिक्के की तरह आकृति है, इस जो सिक्के की तरह आकृति है इसको हम बोलते हैं थाइलाक्वाइड्स। क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड्स। और जो आप पूरा सिक्के नुमा संरचना का जो एक गुच्छा है पूरा, इसको आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है। और आप जो देख रहे हैं बीच में जो जगह बच गया है व्हाइट कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ग्रेनम हो गया पूरा थाइलाक्वाइड का गुच्छे को हम ग्रेनम कहते हैं, और जो एक जो सिक्के नुमा संरचना उसको हम क्या बोलते हैं?
थाइलेक्वाइड्स कहते हैं। और जो आप देख सकते हैं एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ा है, इस जोड़ने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लामेला। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लामेला। इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लामेला। तो ये क्लोरोप्लास्ट की एक संरचना है जिसमें आप देख सकते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। फोटोसिंथेसिस का दो पार्ट है। दो पार्ट में कौन कौन से होते हैं? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहां होता है? ग्रेनम में होता है। अब फेमस एक ब्रांड है, याद रखिएगा, LG। तो लाइट रिएक्शन कहां होगा? ग्रेनम में। और जो डार्क रिएक्शन है वो कहां होगा? स्ट्रोमा में। तो क्लोरोप्लास्ट महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं किस चीज में? प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण का दो भाग, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। हम प्रकाश संश्लेषण डिटेल पढ़ेंगे। और प्रकाश संश्लेषण का जो लाइट रिएक्शन है वो कहां होता है? ग्रेनम में। और जो डार्क रिएक्शन है वो कहां होता है? स्ट्रोमा में।